गली में पहरा देते चौकीदार के डंडे की खटखट और सन्नाटे को चीरती हुई राजेंद्र के खर्राटों की आवाज के बीच कब रात का तीसरा पहर भी सरक गया, पता ही न चला। पल पल अधेड़ बुन में डूबा दिमाग और आने वाली कल की होने वाली संभावनाओं से आशंकित मन पर काबू रखना मेरे लिए संभव न हो पा रहा था। मैं लाख कोशिश करती, फिर भी 2 दिनों पहले वाला प्रसंग आंखों के सामने उभर ही आता था। उन तल्ख तेजाबी बहसों और तर्क कुतर्क के पहने कटीले झाड़ की चुभन से खुद को मुक्त करने का प्रयास करती तो एक ही प्रश्न मेरे सामने अपना विकराल रूप धारण करके खड़ा हो जाता। क्या खूनी रिश्तों के तार तार होने का सिलसिला उम्र के किसी भी पड़ाव पर शुरू हो सकता है? कभी न बोलने वाली सुधा भाभी तभी तो गेहुए सांप की तरह फुफकारती हुई बोली थी, सुमित्रा अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बार आई हो तो माँ बाबूजी को समझा कर जाओ। उन्हें रहना है तो ठीक से रहें, वरना कोई और ठिकाना ढूंढ लें। कोई और ठिकाना? बाबूजी के पास तो न फ्लॉट है न ही कोई फ्लैट। बैंक में भी मुट्ठी भर रकम होगी, बस इतनी जिससे 2-3 महीने पेंशन न मिलने पर भी गुजर बसर हो सके। कहाँ जाएंगे बेचारे? भाभी के शब्द सुनकर कुछ क्षणों के लिए जैसे रक्त प्रवाह थमसा गया था। जिस बहू का आंचल कितनी ही व्यस्तताओं के बावजूद कभी सिर से न सरका हो, जिसने ससुर से तो क्या घर के किसी भी सदस्य से खुलकर बात न की हो, वह यूं अचानक अपनी ननद से मुंहजोरी करने का दुस्साहस भी कर सकती है। मैं पलटकर भाभी के प्रश्न का मुंहतोड़ जवाब देने वाली थी कि माँ ने बीच बचाव सा किया था। बहू, ठीक ढंग से तुम्हारा क्या मतलब है? मकान का पिछला हिस्सा खाली करके इन्हें हमारे साथ रहना होगा। भाभी ने अपना फैसला सुनाया। उस हिस्से का क्या करोगे? अपनी ऊंची आवाज से मैंने भाभी के सुर को दबाने की कोशिश की तो जोर जोर से चप्पल पटकारते हुए कमरे से बाहर चली गईं। मैंने एक नज़र विराज भैया पर डाली कि शायद पत्नी की ऐसी हरकत उन्हें शर्मनाक लगी हो, पर वह मेरा कोरा भ्रम था। भैया की आवाज़ तो भाभी से भी बुलंद थी। किराए पर देंगे और क्या करेंगे? इस मकान को बनवाने के लिए बैंक से इतना कर्जा लिया है, उसे भी तो उतारना है। कोई पुरखों की ज़मीन जायदाद तो है नहीं। किराए पर ही देना है तो हमसे किराया ले लो, मैं अपना चौका ऊपर ही समेट लूँगी। अपने घुटनों को सहलाती हुई माँ बेटे के मुंह में इस कदर फंसी हुई थी कि इस बात की तह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी कि उन्हें घर से बेघर करने में भाभी को भैया का पूरा साथ मिला हुआ था। पथराए से बाबूजी चुपचाप पलंग के एक कोने पर बैठे बेमकसद एक ही तरफ देख रहे थे। कुल मिलाकर 2000 रुपये तो पेंशन के मिलते हैं, उतना तो आपका निजी खर्चा है। मकान के उस हिस्से से 3000 रुपये की उगाही होगी। भैया ने भाभी की आवाज में आवाज मिलाई तो बाबूजी अपने बेटे का चेहरा देखते रह गए थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। जब पूत ही कपूत बन जाए तो उस पराये घर की बेटी को क्या कहा जा सकता है? फुसफुसाती हुई माँ की आवाज भीग गई। वे रोते रोते भी बाबूजी से उलझ पड़ी। इसीलिए तो तुमसे कहती थी कि 4 पैसे बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखो, पर तुमने कब सुनी मेरी? अब देख लिया अपनी औलाद भी किस तरह मुंह फेरती है। मैं माँ की बात और सुन नहीं पाई थी। पूरा माहौल तनाव भरा हो गया था। अगले दिन चुपचाप अपने घर लौट आई थी। अब वहां कहने सुनने के लिए बचा ही क्या था? अब तो सारे रिश्ते ही झूठे लग रहे थे। शाम को मैं चौके में चाय बनाने के लिए घुस गई थी। मन मस्तिष्क जैसे बस में ही नहीं थे। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब चाय नहीं बन पाई तो राजेंद्र खुद ही चौके में आ गए थे। एक प्याली मुझे देकर दूसरी प्याली हाथ में लेकर अम्मा के पास जाकर अखबार खोलकर बैठ गए। सुबह के कुछ घंटे अम्मा के साथ बिताना उनकी आदत में है, इसीलिए तो मैंने उन्हें श्रवण कुमार का नाम दिया था। चौके से बाहर निकलकर मैं कुछ काम निपटाने के लिए यहाँ वहाँ घूम रही थी, पर मन तनाव की गिरफ्त में था। भाभी के बर्ताव का डंक मेरे मन में पूरी तरह चुभा हुआ था। भाभी तो पराये घर की हैं, पर भैया को क्या हुआ? वे तो सबकी इज्जत करते थे। फिर यह बदलाव क्यों आया? न जाने कब आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मैं गस खाकर गिर पड़ी। आंख खुली तो अम्मा मेरी पेशानी सहला रही थीं। बदहवास से राजेंद्र मेरी आंखों पर पानी के छींटे डाल रहे थे। क्या बात है सुमित्रा, कुछ परेशान दिख रही हो? इन्होंने पूछा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। चालाकी से मैंने अपना दुख छिपाने की नाकाम सी कोशिश की, पर पूरे शरीर का तो जैसे खून ही किसी ने निचोड़ लिया था। राजेंद्र आश्वस्त नहीं हुए थे। देखो सुमित्रा, सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। हम तुम्हारे अपने ही तो हैं, कुछ कहती क्यों नहीं? मैं सोचने लगी कि राजेंद्र जैसे लोग कितने सुखी रहते हैं, बिना किसी गिले शिकवे के जिंदगी में आए
उतार चढ़ावों को स्वीकार करते चले जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग हर रिश्ते को कसौटी पर ही परखते रह जाते हैं। जिंदगी में जो पाया है उससे संतुष्ट नहीं होते और पाने की लालसा में जो कुछ पाया है उसे भी खो देते हैं। अपराध बोध मन पर हावी हो उठा था। राजेंद्र के कसे हुए तेवरों में दोस्ती की परछाई थी, फिर भी विश्वास करने को जी नहीं चाह रहा था। अपने अभिभावकों के पक्षधर बने रहने वाले राजेंद्र को भला मेरे मायके वालों से क्या सहानुभूति होने लगी। आज भी यदि अम्मा और मुझे एक ही तुला पर रखकर तोला जाए तो शायद राजेंद्र की नज़रों में अम्मा का ही पलड़ा भारी होगा। एक नज़र अम्मा को देखा था। कहते हैं औरत ही औरत की पीड़ा को समझ सकती है, पर उन आंखों में जो भी भाव थे उन्हें अपनेपन की संज्ञा देना गलत था। मौके बेमौके अम्मा कितनी बार तो सुना चुकी थीं, अपने मायके का दुख टंक की तरह चुभता है। जाके पैर न फटी भिवाई, वह क्या जाने पीर पराई की दुहाई समय समय पर देने वाली अम्मा इस समय मेरे मर्म का निशाना लगाने से नहीं चूकेंगी। इतना तो इस घर में इतने बरसों से रहते रहते जान ही गई थी। शादी के बाद हर 2 दिनों में मेरे मायके से संदेश भिजवाने वाली अम्मा की नज़रें मेरे ही माँ बाबूजी में खोट निकालेंगी। प्याज के छिलकों की तरह अतीत के दृश्य परत दर परत मेरी आंखों के सामने खुलते चले गए थे। जब भी अम्मा पिताजी इकट्ठे बैठते, अम्मा आंखें नम कर लेती। संस्कार बड़ों से मिलते हैं। मैं तो पहले ही कहती थी, किसी अच्छे परिवार से नाता जोड़ो। मेरा राजेंद्र इकलौता बेटा है, उसकी तो गृहस्थी ही नहीं बसी। ऐसी बात नहीं है, पिताजी भीगे स्वर में कहते। बहू के मायके वाले तो बहुत अच्छे हैं। सुरेश चंद्र प्रोफेसर थे, सुशीला बहन तो परायों को भी अपना बनाने वालों में है। भाई कितना मिलनसार है और भाभी अमीर खानदान की इकलौती वारिस हैं, पर घमंड तो छू तक नहीं गया। हाँ, बहू का स्वभाव विचित्र है, संवेदनशीलता भावुकता नाम को भी नहीं है। मैं तो हीरा समझकर लाया था, अब कांच का टुकड़ा निकली तो जख्म तो बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। पिताजी मेरे मायके का जुग्राफिया खींचते खींचते जब मुझे कोसते तो अम्मा के जख्मों की कुरेदन और बढ़ जाती। वे मेरे माता पिता को बुलावा भेजती। शिकायतों की फहरिस्त काफी लंबी होती थी। जैसे मुझे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता, पति को कुछ समझती नहीं, कोई काम करने से कर नहीं सकती, बेहद नकचढ़ी है आपकी बेटी। कहते कहते अम्मा बहस का सारांश पेश करती। माँ सजाए याफ्ता मुजरिम की तरह गर्दन लटकाकर मेरा एक एक गुनाह कबूल करती जाती। बाबूजी कभी उनके आरोपों का खंडन करना चाहते भी तो माँ आंख के इशारे से रोक देती। समधियाने में तर्क वितर्क करना उन्हें जरा नहीं भाता था। फिर राजेंद्र तो उनके दामाद थे, उन्हें कुछ बुरा न लगे इसलिए वे चुप ही रहना पसंद करती थीं। बेचारी माँ को देखकर ससुराल के लोगों पर गुस्सा आता और माँ पर दया। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में 2 बच्चों की माँ से अधिक निरीह जीवन शायद कोई और नहीं होता। इधर मेरे माता पिता के घर से बाहर निकलते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता। अम्मा पिताजी किसी न किसी बहाने से घर से बाहर निकल जाते थे ताकि हम दोनों पति पत्नी आपस में बातचीत करके इस मसले को हल कर सकें। पर मुझे तो उस समय राजेंद्र की शकल से भी चिढ़ हो जाती थी। उन्हीं के सामने मेरे माता पिता की बेइज्जती होती रहती, पर वे मेरे पक्ष में एक भी शब्द कहने के बजाय उपदेश ही देते रहते। अम्मा घर लौटकर बड़े प्यार से एक थाली में 56 भोग परोसकर मुझे समझाती, बहू कमरे में जा, राजेंद्र अकेला बैठा है, खुद भी खा, उसे भी खिला। मेमने की खाल में भेड़िया, मैं मन ही मन बुदबुदाती, इसी को तो तिरिया चरित्र कहते हैं। मन में दबा गुस्सा मुंह पर आ ही जाता था और मैं चिढ़कर जवाब देती थी, कोई नन्हे बालक हैं जो मुंह में निवाला दूंगी, अपने लाडले की खुद ही देखभाल कीजिए। कमरे में जाने के बजाय मैं घर से निकल पड़ती और सामने वाले पार्क में जाकर बैठ जाती। कॉलोनी के लोग अक्सर पार्क में चहलकदमी करते रहते थे। मेरी पनीली आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर आसपास खड़े लोगों में जिज्ञासा पैदा हो जाती थी। वे तरह तरह की अटकलें लगाते, कोई कुछ कहता, कोई कुछ पूछता। मैं घर में घटने वाले छोटे से छोटे प्रसंग का बढ़ चढ़कर बयान करती, ससुराल पक्ष के हर सदस्य को खूब बदनाम करती। घर लौटने का मन न करता था, ऐसा लगता सभी मेरे दुश्मन हैं। यहाँ तक कि माँ बाबूजी भी दुश्मन लगते थे। इन लोगों को कुछ कहने के बजाय वे यूं मुंह लटका कर चले जाते हैं जैसे बेटी देकर कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। 2-4 दिन शांति से बीतते और फिर वहीं किस्सा शुरू हो जाता। गलती राजेंद्र की थी, उसके अभिभावकों की थी या मेरी, नहीं जानती, पर पेशी के लिए मेरे माँ बाबूजी को ही आना पड़ता था। कुछ ही समय में तंग आ गई थी, तब विराज भैया ही आकर मुझे ले जाते थे।
मायके में भी मेरे लिए उपदेशों की कमी नहीं थी। राजेंद्र इकलौता बेटा है, सर्वगुण संपन्न, न देवर न कोई ननद, जमीन जायदाद का इकलौता वारिस है। तू थोड़ा झुककर चले तो घर खुशियों से भर जाए। माँ, अगर तुम चाहती हो कि बेज़बान गाय की तरह खूंटे से बंधी जुगाली करती रहूं तो तुम गलत समझती हो। यहाँ वहाँ डोलते भाभी मेरे मुख से निकले हर शब्द को चुपचाप सुन रही होंगी। इस ओर कभी ध्यान ही नहीं, क्योंकि उनके हाव भाव देखकर जरा भी एहसास नहीं होता था कि मेरे शब्दों ने उन पर कोई प्रभाव भी छोड़ा होगा। माँ, अकेले में मुझे समझाती, पगली, समझौता करना औरत की जरूरत है। अपनी भाभी को देख, लाखों का दहेज लाई है। हमने तो तुझे 4 चूड़ियों और लाल जोड़े में ही विदा किया था। तब मैं दांत पीस कर रह जाती। कैसी माँ है, बेटी के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं। माँ जाती तो बाबूजी मेरे पास आकर बैठ जाते, मेरे सिर पर हाथ रखकर कहते, चिंता मत कर सुमित्रा, मैं जब तक जिंदा हूँ तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। न जाने कैसे लोगों से पाला पड़ा है, लोग बहू को बेटी की तरह रखते हैं, और ये लोग। बाबूजी के शब्दों से ऐसा लगता था जैसे डूबते को एक सहारा मिला हो। कोई तो है जो मेरा अपना है, सोचते हुए मैं समर्पित भाव से चौके में जाकर बाबूजी के पसंद के पकवान बनाकर उन्हें आग्रहपूर्वक खिलाती। राजेंद्र की कमाई से जोड़ी हुई रकम से मैं भाभी के साथ बाजार कर उनके लिए कोई अच्छा सा उपहार ले आती थी। बाबूजी तब मुझे खूब दुलारते। कितना अंतर है बेटी और बेटे में। सुमित्रा मुझे कितना मान देती है। अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया वह उपालंब भैया भाभी हम सबसे नजरें चुराते यूं झेलते थे जैसे उन्होंने कोई कठोर अपराध किया हो। मुझे लगता माँ भी बाबूजी की तरह ही क्यों नहीं सोचती। वे तो मेरी जननी हैं, उन्हें तो बेटी के प्रति और भी संवेदनशील होना चाहिए था। अपरिपक्वता की दहलीज पर कुलांचे भरता मन सोच ही नहीं पाया कि माँ की भी तब अपनी मजबूरी रही होगी। महंगाई के जमाने में पति की सीमित आमदनी में से 2 बच्चों की परवरिश करना कोई हंसी खेल तो था नहीं। घर के खर्चों में से इतना बचता ही कहाँ था जो अपनी बीए पास बेटी के लिए दहेज की रकम जुटा पाती। एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करने वाली माँ कभी कभी एक रुमाल और चप्पल लेने के लिए भी तरसा देती थी। फैशनेबल पोशाकों में लिपटी हुई अपनी सहपाठिनों को देखकर मेरा मन तड़पता तो जरूर था, पर कर भी कुछ नहीं पाता था। अभावों के शिलाखंड तले दबा कुचला बचपन धीरे धीरे सरकता चला गया और मुझे यौवन की सौगात थमा गया। बचपन में मिले अभावों ने मेरे मन में कुंठा की जगह ऊंची इच्छाओं को जन्म देना शुरू कर दिया था। मैं बेहद महत्वाकांक्षी हो उठी थी। कल्पनाओं के संसार में मैंने रेशमी परिधानों से सजे संवरे ऐसे धनवान पति की छवि को संजोया था जिसके पास देसी विदेशी डिग्रियों के अंबार हों, नौकरों की फौज हो, आलीशान बंगला हो, गाड़ियां हों। सास के रूप में ऐसी चुस्त दुरुस्त महिला की कल्पना की थी जो क्लबों में जाती हो, किटी पार्टियों में रुचि लेती हो, सिगार के कस लेते हुए ससुर पार्टियों में ही बिजी रहते हों। कुल मिलाकर मैंने बेहद संभ्रांत ससुराल की कल्पना की थी। कहते हैं जीवन में जब कुछ भी नहीं मिलता तो बहुत कुछ पाने की लालसा मन में इतनी तेज हो उठती है कि इंसान अपनी औकात, अपनी सीमाओं तक को भूल जाता है। तभी तो साधारण से व्यक्तित्व वाले बीए पास राजेंद्र, जिनके पास ओहदे के नाम पर लोअर डिवीजन क्लर्क के लेबल के अलावा कुछ भी न था, मुझे जरा भी आकर्षित नहीं कर पाए थे। उस पर उनका इकलौता होना मुझे इस बात के लिए हमेशा आशंकित करता रहा था कि हो ना हो इन लोगों की उम्मीदें मुझसे बहुत अधिक होंगी। मेरे विरोध के बावजूद माँ बाबूजी ने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी और मैं राजेंद्र की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। यो कमी इस घर में कोई भी नहीं थी। शिक्षित परिवार, न सही जमीन जायदाद सब कुछ था। यहाँ तक कि मुंह दिखाई की रस्म पर पिताजी ने गाड़ी की चाबी मुझे दे दी थी। पर मेरा मन परेशान था। हीरे चांदी की चकाचौंध और सोने नगीने की खनक तो राजेंद्र के पिताजी की दी हुई है, उसका अपना क्या है। वेतन भी इतना कि ऐसो आराम के साधन तो दूर की बात, मेरे लिए अपनी ज़रूरतें पूरी करना भी मुश्किल था। मैं हर समय चिढ़ती कुढ़ती रहती। सास ससुर को बेइज्जत करना और पति की अनदेखी करना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया था। शुरू में तो राजेंद्र कुछ नहीं कहते थे, पर जब पानी सिर से ऊपर चढ़ने लगा तो फट पड़े थे। तुम कोई महारानी नहीं हो जो हमेशा लेटी रहो और माँ सेवा करती रहे। क्या मतलब? मैं तन गई थी। मतलब यह कि घर की बहू हो, घर के कामकाज में माँ की मदद करो। क्यों? क्या मेरे आने से पहले तुम्हारी माँ काम नहीं करती थी? मैंने महाभारत शुरू होने की पूर्व सूचना सी दी थी। तब और अब में फर्क है। जब कोई सामने होता है तो उम्मीद होती ही है। मेरी माँ तो मेरी भाभी से जरा भी उम्मीद नहीं करती।
तुम्हारे घर के रिवाज इतने विचित्र क्यों हैं? तुम्हारी भाभी नौकरी करती हैं, आर्थिक रूप से तुम्हारे परिवार की सहायता करती हैं। राजेंद्र ने गुस्से से मेरी ओर देखा तो मैं समझ गई कि काम तो मुझे करना ही पड़ेगा, पर इतनी जल्दी मैं झुकने को तैयार न थी। खामोश नदी में पत्थर फेंकना मुझे भी आता था। मैं मुस्तैदी से काम में जुट गई। सास चाय बनाती, मैं चीनी उड़ेल देती। पिताजी या राजेंद्र मीन मेक निकालते तो मैं अम्मा का नाम लगा देती। एक दिन मैंने सब्जी को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया कि अम्मा परेशान हो उठी। फिर तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने हर आरोप का मुंहतोड़ जवाब दिया। घात लगाकर हर समय आक्रमण की तैयारी में मैं लगी रहती। क्या मजाल जो कोई थोड़ी सी भी चूचपड़ कर ले। राजेंद्र को बुरा तो लगता था, पर मेरे अशिष्ट स्वभाव को देखकर चुप हो जाते थे। जल्द ही सास समझ गईं, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सास ससुर दोनों ने खुद को एक कमरे में समेट लिया। घर में अब मेरा एक छत्र राज था। अपनी मर्जी से पकाती, घूमती फिरती घर में खूब मित्र मंडली जमती थी। कुल मिलाकर आनंद ही आनंद था। अपने रण क्षेत्र में विजय पताका फहराकर मैंने भाभी को फोन किया। मजे ले लेकर खूब किस्से सुनाए। भाभी तब तो चुपचाप सुनती रही थीं, पर जब मैं माँ के पास गई तो उन्होंने जरूर कुरेदा था। क्या बात है सुमित्रा, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। भाभी, घर का हर आदमी अब मेरे इशारों पर नाचता है। क्या मजाल जो कोई उप भी कर जाए। घर का खर्चा भी तुम्हारे हाथ में होगा। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। ससुर जी पूरी पेंशन मेरे हाथ पर रख देते हैं। तुम तो जानती ही हो, राजेंद्र की तनख्वाह तो इतनी कम है कि राशन का खर्चा भी निकल नहीं सकता। अपनी पूरी तनख्वाह माँ की हथेली पर रखने वाली भाभी के मन में ईर्ष्या के बीज अंकुरित हो चुके हैं। मैं तब भला कहाँ जान पाई थी। भाभी, बस एक ही बात खटकती है। मैंने मुंह लटका लिया। वह क्या? राजेंद्र की मुंह बोली बहन जब तब आट पकती है। अपने सगे संबंधी भी कभी बुरे लगते हैं? उनसे तो घर भरा भरा लगता है। अपने सुखी संसार पर कलह के बादलों का पूर्वानुमान होते देख माँ ने मुझे आगाह किया था, पर सीख तो उसी को दी जाती है जो सीखना चाहे। मैं तो सीखना ही नहीं चाहती थी। घर तो भरा रहता है, पर आवभगत तो करनी पड़ती है। खर्चा होता है सो अलग। माँ जैसे सकते में आ गई थी। हर सगे संबंधी का आदर सत्कार करने वाली माँ की बेटी के कथन में परायेपन की बू आ रही थी। अपना मत व्यक्त करके मैं तो लौट आती थी। मेरे विवाह को 3 वर्ष हो गए थे। घर में नया मेहमान आने वाला था। सभी खुश थे। अम्मा मेरी खूब देखभाल करती थीं। जी जान से वे नन्हे शिशु के आगमन की तैयारियों में जुटी हुई थीं। किस समय किस चीज की जरूरत होगी, इसी अधेड़ बुन में उनका पूरा समय निकल जाता था। कहीं ऐसा ना हो मेरे करीब आकर वे मेरे साम्राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दें। आशंका के बादल मेरे मन में इर्द गिर्द मंडराने लगे थे। एक दिन मैंने उन्हें साफ शब्दों में कह दिया, अम्मा आप ज्यादा परेशान ना हो। प्रसव में मैं अपनी माँ के घर पर रहूंगी। पहली जचगी, वह भी मायके में, वे चौंकी थी। जी हाँ, क्योंकि आपसे ज्यादा मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। बहुत दिनों बाद मैंने खाली प्याले में तूफान उड़ाया था। सहसा सामने खड़े राजेंद्र का पौरुष जाग गया था। उन्होंने खींच कर एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। इस घर में तुमने नागफनी रोपी है, पूरे घर को नरक बना कर रख दिया है। अब तो इस घर की दीवारें भी काटने को दौड़ती हैं। मेरा अपमान करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैंने बैग में अपने कपड़े ठूंसे और माँ के पास चली आई। वैसे भी 8वां महीना चल रहा था। आना तो था ही। मुझे किसी ने रोका नहीं था, और अगर कोई रोकता भी तो मैं रुकने वाली नहीं थी। माँ के ड्राइंग रूम में काफी हलचल थी। भाभी के माता पिता बेटी की गोद भराई की रस्म पर रंगीन टीवी और फ्रिज लाए थे। छोटे छोटे कई उपहारों से कमरा भरा हुआ था। घर के सभी सदस्य समधियों की सेवा में बिछे हुए थे। माँ ने उड़ती सी नजर मुझ पर डाली थी। उनकी अनुभवी आंखों को यह समझते जरा भी देर नहीं लगी कि मेरे घर में जरूर कुछ न कुछ घटना जरूर घटी है। पर पाहुनों के सामने पूछती कैसे? अपने साथ मेरी ससुराल भी तो बदनाम होगी, जो उनकी जैसी समझदार महिला को कतई मंजूर न था। मेहमान चले गए तो माँ बाबूजी मेरे पास आकर बैठ गए। माँ धीरे धीरे मुझे कुरेदती रहीं और मैं सब कुछ उगलती चली गई। माँ, तुम नहीं जानती वे कैसे कैसे संबोधन मुझे देते हैं। उन्होंने मुझे नागफनी कहा। मैं रुआसी हो उठी थी। ठीक ही तो कहा है, गलत क्या कहा है? भैया की गुस्से से भरी आवाज थी। आपे से बाहर होकर न जाने कब से वे दरवाजे पर खड़े मेरी और मेरी माँ की बातें सुन रहे थे। माँ कभी मेरा मुंह देखती, कभी भैया का। सुमित्रा, आखिर भावनाओं का भी कुछ मोल होता है।
राजेंद्र इकलौते हैं, न जाने कैसी कैसी उम्मीदें रखते हैं लोग अपने बेटे और बहू से, पर तू तो कहीं भी खरी नहीं उतरी। तुझे तो खामोश नदी में पत्थर फेंकना ही आता है। माँ भैया को चुप करवाना चाहती थी, पर उनका गुस्सा सारी सीमाएं पार कर चुका था। इस लड़की को सब कुछ तो मिला, पैसा, प्यार, मान, इज्जत, इसी में सब कुछ बचाने की सामर्थ्य नहीं है। जब सब कुछ मिल जाए तो उसकी अवमानना, उसके तिरस्कार में ही सुख मिलता है। कहते हुए भैया उठे और कमरे से बाहर निकल गए। उसके बाद भैया भाभी की बातचीत काफी देर तक चलती रही। इधर माँ मुझे पूरी रात समझाती रही कि मैं अपना फैसला बदल लूं। एक तो खर्च की अतिरिक्त भार वहन करने की क्षमता उनमें नहीं थी। जो कुछ करना था भैया भाभी को ही करना था। दूसरे, बढ़े हुए काम का बोझ उठाने की हिम्मत भी उनके कमजोर शरीर में नहीं थी। भैया भाभी के बदले हुए तेवरों में उन्हें आने वाले तूफान की संभावना साफ दिखाई दे रही थी। पर मैं टस से मस नहीं हुई। राजेंद्र की माँ से कुछ भी अपने लिए करवाने का मतलब था अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरे ही दिन राजेंद्र के पिता का फोन आया था। बच्चे हैं, नोक झोंक तो आपस में चलती ही रहती है। बहू से कहिए सामान बांध ले और घर लौट आए। पर मैं तो विस्की बेल बनी हुई थी। न जाना था, न ही गई। पूरा दिन आराम करती, न हिलती न डुलती। माँ की भी उम्र हो चली थी, कितना कर पाती। भाभी पूरा दिन दफ्तर में काम करती और लौटकर माँ का हाथ बटाती। मैं भाभी को सुनाकर माँ का पक्ष लेती। माँ बेचारी कितना काम करती हैं। एक मेरी सास है, राजरानी की तरह पलंग पर बैठी रहती है। माँ से सहानुभूति जताते हुए मेरी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा फूट पड़ती थी। माँ मुझे दुलराती रहती, पर इस बीच भाभी मैदान छोड़कर चली जाती थी। काफी दिनों तक उनका मूड उखड़ा रहता था। नन्हे अभिनव के आगमन पर सभी मौजूद थे। उसे देखते ही राजेंद्र की माँ निहाल हो उठी थी। हूबहू राजेंद्र की तस्वीर है, वैसे ही नैन नक्श, उतना ही उन्नत मस्तक, वही गेहुआ रंग। सूरज चाहे राजेंद्र से मिले, पर सीरत मुझसे ही मिलनी चाहिए। मैंने बेवकूफ़ी भरा उत्तर दिया और अपने गंदे तरीके पर राजेंद्र की नाराजगी की प्रतीक्षा करने लगी। पर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। पोती को दुलराने के लिए बड़े अम्मा के हाथ खुद ब खुद पीछे हट गए थे। मैं मन ही मन विजय पताका लहराकर मुस्कुरा रही थी। 2 महीने तक माँ और भाभी मेरी सेवा करती रहीं। राजेंद्र की माँ खूब सारे मेवे, पंजीरी और फल भिजवाती रही थी, पर मैं किसी भी चीज को हाथ न लगाती थी। एक दिन माँ के हाथ की बनी हुई खीर खा रही थी कि भाभी ने करारी चोट दी। दीदी, तुम्हारी सास ने इतने प्रेम से कलेवा भेजा है, उसका भी तो भोग लगाओ। अपनी समझ अपने पास ही रखो तो बेहतर होगा। मेरे घर के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करो। तुम्हारा घर। मुंह पिचकाते हुए भाभी कमरा छोड़कर चली गई तो मैं कटकर रह गई। आखिरकार मैं अब सप्तों पर उतर आई थी। उन्हीं दिनों भैया भाभी ने दफ्तर से कर्जा लेकर मेरी ही ससुराल के पास मकान खरीद लिया था। 4 कमरों से इस मकान में आने से पहले ही माँ ने यह फैसला ले लिया था कि माँ और बाबूजी पिछवाड़े के हिस्से में रहेंगे। यह मशवरा उन्हें मैंने ही दिया था और भैया भी मान गए थे। नए मकान में आने की तैयारी जोर शोर से चल रही थी। उठापटक और परेशानी से बचने के लिए मैं ससुराल लौट आई थी। घर लौटी तो खुशी के बादल छाए थे। सास ने भावावेश में आकर अभिनव को गोद में ले लिया और लगी उसका मुंह चूमने। नन्हा फूल सा बालक, कहीं कोई संक्रमण हो गया तो मैंने उसे अपनी गोद में समेट लिया और साथ ही सुना भी दिया, बच्चे की देखभाल मैं खुद करूंगी। आप सबको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पिताजी अब कुछ भी नहीं कहते थे, जैसे समझ गए थे कि बहू के सामने कुछ भी कहना पत्थर पर सिर पटकने जैसा है। पास पड़ोस के लोग अम्मा जी से सवाल करते कि बहू मायके से क्या लाई है, तो मैं बढ़ चढ़कर मायके की समृद्धि और दरिया दिली का गुणगान करती। भाभी के मायके से आई हुई चूड़ियां माँ ने मुझे उपहार स्वरूप दी थीं। बाकी सबके लिए उपहार मैं राजेंद्र की कमाई से बचाई हुई रकम से ही ले आई थी। सास की एक सहेली ने उलट पलट कर चूड़ियां देखी, फिर प्रतिक्रिया दी, मोटे कंगन होते तो ठीक रहता, मजबूती भी बनी रहती। मैं उस दिन खूब रोई थी। आप लोग दहेज के लालची हैं, कोई और बहू होती तो थाने की राह दिखा देती। उस दिन के बाद से मैंने उन लोगों को अभिनव को छूने न दिया। कोई परेशानी होती तो रिक्शा करती और माँ के पास पहुंच जाती। मायका तो अब कुछ ही गज के फासले पर था। राजेंद्र के पिता का स्वास्थ्य अब गिरने लगा था। घर का वातावरण देखकर वे अंदर ही अंदर घुलने लगे थे। डॉक्टर ने दिल का रोग बताया था। जिस वृक्ष की जड़ें खोखली हो गई हों, वह कब तक अंधड़ों का मुकाबला कर सकता है। और एक रात ससुर जी सोए तो उठे ही नहीं। पूरे घर का वातावरण ही बदल गया। शोक में डूबी अम्मा का रहा सहा दर्द फिर जाता रहा।
साम्राज्य तो उनका पहले ही छिन गया था। राजेंद्र ने मुझे विश्वास में लेकर सलाह दी, अम्मा बहुत अकेलापन महसूस करती हैं, कुछ देर अभिनव को उनके पास छोड़ दिया करो। दुख का माहौल था, तब कुछ भी कहना ठीक न जाना था, पर मैंने मन ही मन एक फैसला ले लिया था, अभिनव को अम्मा से दूर ही रखूंगी। मायके के पड़ोस वाले स्कूल में अभिनव का दाखिला करवा दिया। स्कूल बंद होने के बाद बाबूजी अभिनव को अपने घर ले जाते थे। माँ उसे नहला धुलाकर होमवर्क करवाती और सुला देती। शाम को मैं जाकर उसे ले आती थी। एक तो सैर हो जाती थी, दूसरे इसी बहाने से मैं माँ से भी मिल लेती थी। बाबूजी की देखरेख में अभिनव तो कक्षा में प्रथम आने लगा था, पर माँ इस अतिरिक्त भार से टूट सी गई थी। एक आध बार दबे शब्दों में उन्होंने कहा भी था, शतांग को भी देखना पड़ता है, बहू तो नौकरी करती है। पर मैं अभिनव को अपने घर के वातावरण से दूर ही रखना चाहती थी। धीरे धीरे भाभी ने उलाहने देने शुरू कर दिए थे। पहले बेटी का घर अधिकार जमाए रखती थी, अब नाती भी आ जाता है। मेरा शतांक बीमार हो या स्वस्थ रहे, पढ़े ना पढ़े, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक को सिर चढ़ाया हुआ है, दूसरा जैसे पैरों की धूल है। भाभी ने साफ तौर पर अभिनव की तुलना शतांक से करके जैसे सबका अपमान करने की हिम्मत जुटा ली थी। अपने सामने अपने ही माता पिता की झुकी हुई गर्दन देखने की पीड़ा कितनी असहनीय होती है, उस दिन मैंने पहली बार जाना था। फिर भी हिम्मत जुटाकर कहा था मैंने, घर तो मेरे बाबूजी और माँ का है, हम तो आएंगे ही। भूल कर रही हो, यह घर मेरे और तुम्हारे भैया के अथक परिश्रम से बना है। तुम्हारे सास ससुर की तरह किसी ने हमें उपहार में नहीं दिया। यह अलग बात है कि तुम्हारी तरह नाते रिश्तेदारों से संबंध तोड़ कर नहीं बैठे हैं, यही गनीमत समझो। सुधा भाभी के शब्दों ने जैसे बारूद के ढेर में चिंगारी लगाने का काम किया था। उस दिन के बाद से स्थिति बिगड़ती चली गई। कभी माँ बाबूजी का अपमान होता, कभी मेरा और कभी अभिनव का। ऐसे माहौल में माँ बाबूजी पिछवाड़े का हिस्सा छोड़कर भैया भाभी के साथ समायोजन कैसे स्थापित कर सकते थे। अपने पास इतने साधन नहीं थे कि अलग से गृहस्थी बसा सकें। कहाँ जाएंगे माँ बाबूजी? यही प्रश्न मन को बार बार कचोटता है। आत्मविवेचन करती हूँ तो माँ की मौन आंखों के बोलते प्रश्नों का जवाब ढूंढ नहीं पाती। कभी लगता है शायद मैं ही दोषी हूँ, अपने ससुराल और पति से दूर भागकर मायके में सुख ढूंढने की कोशिश करती रही, पर सुख पाना तो दूर, माँ व बाबूजी को ही दर दर भटकने को मजबूर कर दिया। कितनी सुखी है राजेंद्र की माँ, संस्कारी बेटा है, सिर पर छत है और पिताजी की छोड़ी हुई संपदा, जिसे जब तक जिएंगी भोगेंगी। सिर्फ मेरी ही स्थिति पर कटे पक्षी सी हो गई है, जिसमें उड़ने की तमन्ना तो है पर पंख ही नहीं है। कहाँ ढूंढूं इन पंखों को, मायके की देहरी पर या ससुराल के आंगन में? यही सोचते सोचते आंखें एक बार फिर नम हो गईं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।